बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है दिसंबर 2024 का। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024 का, और इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से चर्चा की जाएगी। एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट डाउनलोड करने तक में यह वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से कब तक है, तो 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, याद रखेंगे। और एग्जामिनेशन का डेट है 1 दिसंबर 2024। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके एक दिन पहले यानी कि 30 नवंबर को भी एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए। अब बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा। 1 दिसंबर 2024 को होगा। और वो शिफ्ट क्या है, तो पेपर सेकंड के लिए फर्स्ट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट जिसको कहते हैं, 9:30 से 12 बजे के बीच। और पेपर फर्स्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 से 5 बजे के बीच। इसको उल्टा कर दिया गया, पहले पेपर फर्स्ट पहले होता था और सेकंड पेपर बाद में होता था, इस बार अपोजिट कर दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड। अब क्या क्या रिक्वायर्ड कहता है, तो टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अपने एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर के अच्छे से सेटिस्फाई हो लेना है। ठीक है, तो वही काम हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आपके इस तमाम जो कन्फ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है और ऑथेंटिकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए फिल डिटेल्स लाइक स्टेट आइडेंटिफिकेशन टाइप। आप जब सीटेट के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा और फिर आप आगे के प्रोसेस में जितना भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपसे सारा डिटेल लिया जाएगा और फाइनली आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से भरना है ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाती है तो फिर बाद में परेशानी कैंडिडेट को उठानी पड़ती है, फिर बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है और बेकार का टाइम भी बर्बाद होगा, टेंशन भी होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। तो अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। एग्जामिनेशन फ़ी की चर्चा करेंगे तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 1000 रुपये एक पेपर के लिए देने हैं और 1200 रुपये दोनों पेपर के लिए देने हैं। अगर दोनों पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर का एग्ज़ाम एक बार में दे सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, दो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आप दोनों एक एग्ज़ाम जो है वो एक दिन में दे करके आ जाइएगा। वहीं SC ST और जितने भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी होंगे उनको हाफ पैसा लगेगा, यानी कि 500 रुपये और 600 रुपये करके। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही सारा कुछ होगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सेव करके रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। ठीक है, अगर आप साइबर कैफ़े के पास जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए तो वहाँ पे एक एक चीज़ को आपको ध्यान से बताना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईमेल आईडी आप अपना दीजिएगा पर्सनल, और वो वाला दीजिएगा जिसका पासवर्ड वगैरह सब आपको पता हो। ठीक है, अगर पासवर्ड वगैरह नहीं पता है तो आप एक नया क्रिएट कर लीजिए और वही वाला दीजिएगा। दूसरी बात मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर आप वो वाला दीजिएगा जो आपके आधार नंबर से लिंक हो। ठीक है, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है आप उसको हर जगह उपयोग कीजिए। ठीक है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट में आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने सुना होगा बहुत सारे BPSC वाले जो टीचर वैकेंसी हुई उसमें बहुत सारे केस ऐसे आए जहाँ पे टीचर्स लोग अटक जा रहे थे, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं था। अब कहिएगा कि मेरा क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो थोड़े ना एग्जामिनेशन देने वहाँ पे नौकरी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी तब जब आप सीटेट के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में दिए जाते हैं और डिजी लॉकर आपका जो है वो ऑथेंटिकेटेड एक ऐप है, सरकार के द्वारा अभी प्रमाणित ऐप है और वह आपके आधार नंबर से ही खुलता है। ठीक है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों का लिंक होना ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तभी डिजी लॉकर जाकर के काम करता है आपके मोबाइल में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और अभी से अगर आप सही तरीका अपनाएंगे तो फिर बाद में परेशानी नहीं होगी। ठीक है,
बाद बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, इंटर का डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है, टीचर ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट, सबके ऊपर आपके नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए, फादर्स नेम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कैंडिडेट शुड इंटर हिज और हर पार्टिकुलर्स दैट इज़ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट। क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ये सब पोर्टल पे हो जाएगा आपका। आप अगर भरने में कैपेबल नहीं है तो साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे, वहाँ भरवाएंगे, तो एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अपना पर्सनल डाटा सब कुछ देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि साइबर कैफ़े वाला खुद का ईमेल आईडी डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना है, और उसका प्रिंट आउट तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। कंटेंट्स में देखिए, कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ें दी गई, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, हाईलाइट कर लिया है, जैसे कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, एप्लीकेबिलिटी, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड मार्क्स स्टेटमेंट। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं सेम इसी हाईलाइट किए हुए जो भी नोट पॉइंट किया हुआ है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैं इसी को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक बार फिर से देख लेंगे। पेपर सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट, पेपर फर्स्ट इवनिंग शिफ्ट। और यहाँ पे देखिए, इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी द एग्जाम में आल्सो कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये सब ऑनलाइन मोड में होगा। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज इंश्योर टू हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। अप्लाई करने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। स्कैन्ड इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट ओनली फॉर अपलोडिंग। ठीक है, जो भी आपका फ़ोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर ऑफ जेपीईजी फॉर्मेट ओनली फॉर अपलोडिंग। डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी, ये सब तो साइबर कैफ़े वाला कर देगा, आप लेके जाएंगे तो वो सारा कुछ कर लेता है। साइज मेन रहता है कि आपका फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, आपके सर्टिफिकेट्स का साइज़ अगर जो यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है, जैसे 100 KB के अंदर मांगा जाएगा, और आप जब अगर अभी तो हो गया क्या मोबाइल से लोग फ़ोटो ले लेते हैं और उसी को अपलोड करने का कोशिश करते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि मोबाइल से जो आप फ़ोटो लेते हैं वो 4 MB 5 MB का रहता है, उसको 100 KB के अंदर लाना होता है, तभी वो फ़ोटो जो है वो अपलोड होता है। और उसका भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है कि 3.5 गुने 4.5 में ही वो फ़ोटो अपलोड होगा। ठीक है, जैसे तैसे फ़ोटो अपलोड होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय NCTE। अब देखिए, यह कह रहा है कि NCTE ने जो गाइडलाइन जारी की है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, सीटेट उसी को फॉलो करेगा, उसी को मानेगा। तो NCTE की मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल हो गए हैं, एक लेटर जारी किया गया है कि जितने भी कैंडिडेट DLED या BEd में एडमिशन करवा चुके हैं, ठीक है, जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना एडमिशन करवा लिया है देन वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो एलिजिबल हो जाता है अप्लाई करने के लिए। तो जितने लोगों का DLED या फिर BEd में एडमिशन हो चुका है, ठीक है, वे सभी के सभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें आपको डरना नहीं है। और जो लोग पास हो चुके हैं, DLED जिनका कंप्लीट हो गया, वे BEd जिनका कंप्लीट हो गया, वे लोग तो बिना किसी शक के उनको पास करना ही है। सीटेट मिनिमम बेंचमार्क है। आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में जाने के लिए सीटेट आपको पास करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है रेगुलेशंस एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनसीटी के वेबसाइट पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वहाँ पे भी लेटर है, मैं उस लेटर को भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड फॉर और द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है वही सीटेट के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड, तो आपके पास ये दोनों डिग्री है तो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन, हाँ, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, तो इन सभी का जो मिनिमम बेंचमार्क है, क्राइटेरिया है, वो ये 1 to 5 में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आईए या आईएससी, ठीक है, आईएससी, आईए, आईकॉम, है ना, यानी कि जितना भी इंटरमीडिएट का स्ट्रीम अलग अलग है, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है वो आपके साथ होना चाहिए, प्लस आपके साथ कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, डीएलएड या फिर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है अलग अलग राज्यों में, बीटीसी इत्यादि। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप 1 to 5 में जाएंगे, और 6 to 8 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये बात हो गई क्लियर। और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की डिग्री अगर आपके पास है और आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। पेपर फर्स्ट 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर सेकेंड 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है, 6 to 8 वाले को, और 1 to 5 वाले को प्राथमिक शिक्षक कहते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक और 6 to 8 इन दोनों के लिए 2 पेपर सीटेट अभी तक ला रहा है। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस रहने वाला है वो डिटेल सिलेबस मैं एक अलग से वीडियो बना करके लाऊंगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और कहाँ से पढ़ाई होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी एक शॉर्ट सिनेरियो देख लीजिए कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होंगे। सीडीपी सबसे पहला सेक्शन होता है, ठीक है, 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहता है। पहला पेपर है सीडीपी, इसके 30 मार्क्स होते हैं, 30 प्रश्न। मैथमेटिक्स दूसरा होता है सेक्शन में, ठीक है, इसके भी 30 प्रश्न रहते हैं, 30 मार्क्स के। तीसरा सेक्शन होता है ईवीएस का, और चौथा और 5वां सेक्शन लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चूँकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो एग्ज़ाम चूँकि ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन का जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड के 2-2 सेट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को चुना और सेकेंड में आपने इंग्लिश को चुना, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीरियल से चलता है। जैसे कि सीडीपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा 30 पर ख़त्म। मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 31 से शुरू होगा 60 पे ख़त्म। ईवीएस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 61 से शुरू होगा और 90 पर ख़त्म होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 91 आएगा, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होना चालू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में आपके 2-2 सेट दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक 2 सेट रहेंगे, और दोनों सेट एक ही पेपर का रहेगा। जैसे कि हिंदी आपने लिया, ठीक है, तो आपका लैंग्वेज हिंदी है
और इंग्लिश है, 2 लैंग्वेज आपने लिया। क्वेश्चन नंबर 91 जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 91 में। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुना है तो आप क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हिंदी का बनाएंगे, ठीक। इसके बाद अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक आपको इंग्लिश के प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। तो 91 से 120 तक हिंदी का सेट रहेगा और इंग्लिश का सेट, दोनों लैंग्वेज का सेट रहेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। और आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कि लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है, तो आपको 91 से 120 तक हिंदी बनाना है, ठीक है। आप इस बात को एकदम नोट करके रख लीजिए, अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तब आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 हिंदी बनानी है। अगर आपका लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है या जो भी है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश और हिंदी के अलावे अगर कोई अन्य भाषा का विषय आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अलग से बुकलेट आपको मिलता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अलग से बुकलेट ही आपको मिला है, उसमें क्वेश्चन नंबर वो रहेगा। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ले लिया तो 91 से 120 तक आप इंग्लिश सॉल्व कीजिएगा, और सेकेंड लैंग्वेज आपने जो भी लिया वो क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, मज़े की बात यह है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पेपर सेकेंड वालों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पेपर सेकेंड वाला जब आएगा तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करूँगा, अभी पेपर फर्स्ट के लिए है तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। कहता है कि CDP आपके दोनों सेक्शन में है, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी CDP, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का जो CDP होता है उसका लेवल थोड़ा लो होता है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए वो फोकस किया जाता है, और सेकंड पेपर का थोड़ा सा 6 to 8 वालों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि द टेस्ट आइटम्स इन लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक चीज़ और सवाल उठता है आपके मन में कि सर लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट चुने और लैंग्वेज सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट चुने। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा उस लैंग्वेज सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें आपकी नॉलेज सबसे अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आप कितने प्रवीण हैं, आपको वह भाषा कितनी प्रवीणता से आती है, इसका टेस्ट होता है। और निश्चित रूप से लैंग्वेज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज सेकंड की तुलना में ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में ज़्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं तो हिंदी चुनिए, इंग्लिश में बेहतर जानकारी रखते हैं तो इंग्लिश चुनिए। किसी अन्य भाषा में जैसे संस्कृत है, उर्दू है, अन्य भाषा में टोटल 20 भाषाओं का ऑप्शन सीटेट देता है आपको, तो 20 में से किसी भी भाषा की आपके ऊपर जो सबसे अच्छी पकड़ है तो लैंग्वेज फर्स्ट में उसको रखिए और उसके बाद दूसरी भाषा को रखिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वही भाषा सेलेक्ट करना है आपको जो आपने इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में पढ़ाई की है, ठीक है, इंटर या मैट्रिक में जिसकी पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि आपने इंटर और मैट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है आपका लैंग्वेज का, वहाँ पे आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है और आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपने हिंदी और संस्कृत ले लिया या हिंदी और कोई अन्य भाषा ले ली, वैसी स्थिति में आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जिसकी पढ़ाई आपके पास है आपको वही लैंग्वेज चुनना भी है। तो यहाँ पे देखिए 30 कुल भाषाओं का विकल्प आपको 20 भाषाओं का विकल्प मिलता है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलग अलग कोड भी होते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहाँ पे कोड नंबर पूछा जाएगा, तो यहीं से देख करके कोड नंबर बताना है। ऐसे वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में खुद ब खुद आ जाता है। अब आगे देखेंगे सेकंड पेपर वालों के लिए। सेकंड पेपर के लिए 150 का ही क्राइटेरिया है। और यहाँ पे देखिए पहला जो सेक्शन होगा उसमें CDP के 30 प्रश्न रहेंगे और दूसरा सेक्शन में मैथमेटिक्स और साइंस
या फिर सोशल साइंस। ठीक है, इसके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो मैं बात कह रहा था कि मज़े की बात यह है कि जब सेकंड पेपर का एग्ज़ाम देते हैं तो एक ही क्वेश्चन पेपर में साइंस वाला भी सेक्शन रहता है और सोशल साइंस वाला भी सेक्शन रहता है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है और बना के आते हैं मैथ और साइंस। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है और बना के आते हैं सोशल साइंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपसे सीडीपी पूछा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक, ठीक है, 60 प्रश्न रहते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 90 तक मैथ और साइंस रहेगा। ठीक है, मैथ और साइंस। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 90 तक सोशल साइंस के प्रश्न रहेंगे। तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है, आपके एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैथ और साइंस लिखा हुआ है देन आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 90 तक मैथ और साइंस बनाना है। अगर आपके एडमिट कार्ड पे सोशल साइंस लिखा हुआ है तब आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक बनाना है। ठीक है, सोशल साइंस के प्रश्न। ऐसा नहीं कि आपका एडमिट कार्ड पे सोशल साइंस शो कर रहा है और आप क्वेश्चन नंबर 31 आप चूंकि बनाते जा रहे हैं फ्लो में, 1 से 30 तक आपने सीडीपी फटाफट मार दिया, क्वेश्चन नंबर 31 आ गया मैथ का, साइंस का आसान सा सवाल, आपने फटाफट उसको बनाना शुरू कर दिया, फ्लो में बनाते जा रहे हैं। बाद में पता चला आधा कलर करने के बाद कि अरे मेरा तो सब्जेक्ट सोशल साइंस था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रिजल्ट फंस जाता है। और लैंग्वेज का भी सिनेरियो वही है, 2 लैंग्वेज पेपर इसमें भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150, और दोनों में 2-2 सेट अलग अलग विषय के रहेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश का 2 सेट रहेगा, इंग्लिश हिंदी का 2 सेट रहेगा। तो दोनों में से कौन बनाना है वो आप एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। तो सीडीपी का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लायक रहेगा, यानी कि आपने जो बीएड में पढ़ाई की है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, 1 to 5 में क्या है कि डीएलएड में जो आपने पढ़ा उसको ध्यान में रखते हो, और 6 to 8 के लिए क्या है, बीएड में जो आपने पढ़ाई की है उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में भी वही चीज़ें हैं। और आपका जो सोशल साइंस और मैथ का सब्जेक्ट है तो उसका जो सिलेबस है वो 6 to 8 एनसीईआरटी बुक के ऊपर आधारित होता है, लेकिन उनकी जो डिफ़िकल्टी होती है वो सीनियर सेकेंडरी के लेवल की होती है, यानी कि इंटरमीडिएट के लेवल की होती है। ठीक है, उसी तरह से 1 to 5 में 10th के लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल होती है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई अन्य भाषा का विषय आपका है तो उसका अलग से बुकलेट ही आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब जैसे इसमें भी कन्फ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत ले लिया, ठीक है, संस्कृत ले लिया, और आपके पास जो बुकलेट है वहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 90 तक बनाया मैथ का, साइंस, उसके बाद सीडीपी, मैथ और ईवीएस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 91 आपके जो मेन बुकलेट है उसमें आ जाता है इंग्लिश, फिर हिंदी का 91 से ही शुरू होगा। लेकिन आपका चूँकि लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है तो आपको जो अलग से बुकलेट मिलेगा लैंग्वेज वाला वो रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक संस्कृत का, तो वहाँ पे आपको बनाना होगा। ठीक है, और उसमें भी 2 सेट रहता है, 91 से 120, 91 से 120 2 सेट रहेगा। लेकिन आपका लैंग्वेज फर्स्ट है तो लैंग्वेज फर्स्ट के सेक्शन को, संस्कृत वाला सेक्शन को बनाना है वहाँ पे भी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है अभ्यर्थी और गलतियाँ करके आ जाता है। एप्लीकेबिलिटी, द सीटेड शैल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, ठीक है, सभी में एप्लीकेबल है। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज के स्कूल्स हैं सब में एप्लीकेबल है, सभी जगह एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या जजमेंट आता है। यहाँ पे सीटेट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट
भी सीटेट को एप्लीकेबल कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, यदि वहाँ पे स्टेट का टेट आयोजित नहीं की जा रही हो। तो ये टोटल स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद डाल दिया है सीटेट ने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट वाले चाहें तभी वो सीटेट को अपने यहाँ अनुमति दे सकते हैं, नहीं तो अगर वो अपना खुद का टेट करवा रहे हैं वो सीटेट को मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेबल एक टोटली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद डाल दिया गया है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बार आप पास हो गए तो आप लाइफ टाइम इसको रख सकते हैं, ये वैलिड रहेगा। ठीक है, और देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई अभ्यर्थी कितनी बार भी बैठ सकता है, इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात उस आगे जो है अपेंडिक्स में दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। फीस की चर्चा हो चुकी है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ ए कैंडिडेट हैज़ बीन अलाउड टू अपीयर इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या जाए कि अगर सीटेट में बैठने के लिए किसी को अलाउ किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जॉब भी मिल ही जाएगी। ठीक है, जॉब वाला क्राइटेरिया फिर अलग होगा, वहाँ सीटेट का सर्टिफिकेट आप शो करेंगे, फिर जो बहाली प्रक्रिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो निर्णय लेगी कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या फिर नहीं। ठीक है, वहाँ पे सीटेट का कोई रोल नहीं होगा। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, रॉन्ग और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, इसके बारे में आपको खुद डिसाइड करना है। तो ये कुछ मुख्य जानकारियां हैं। इसके अलावा एक और जानकारी है, डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ OMR आंसर शीट और आंसर की। आपका एग्जाम होने के बाद जो OMR आंसर शीट होता है वह डिस्प्ले किया जाता है सीटेट के वेबसाइट पे, आप वहां से देख सकते हैं अपने आंसर की को। ठीक है, आपने जो आंसर किया है, और चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये पर क्वेश्चन फी पेड करना पड़ता है। अगर कोई अभ्यर्थी अपने OMR आंसर शीट की कॉपी मंगाना चाहता है तो उसको 500 रुपये पेड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद सिलेबस वाला सेक्शन है, तो सिलेबस को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा एक अलग वीडियो बना करके। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के सिलेबस का अलग से वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। प्रयास रहेगा कि अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाए सीटेट की, तो चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर टू बी फॉलो ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटेट, तो ये सारा प्रोसीजर तो सभी लोग फॉलो करते हैं। एग्ज़ाम देने के दौरान ये लेके नहीं जाना है, वो लेके नहीं जाना है, इसके बारे में जागरूक रहना है। तो ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, ये सबको पता होती हैं, सारे लोग अवेयर होते हैं इससे। अनफेयर मीन्स आप कुछ भी ऐसा चीज़ लेके नहीं जा सकते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो अलाउड नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर सकते, अपने स्थान पे दूसरों को परीक्षा देने के लिए नहीं भेज सकते। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड OMR शीट कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ सैंपल भी आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह से आपको OMR शीट भरना है, तो सारे लोग अवेयर होंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, स्टेट एंड सिटी जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर दिखाए गए हैं। बिहार में है बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, ये बिहार के सेंटर्स हैं। इसी तरह से सभी राज्य के सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सीटेट के सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।